नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी क्राइम थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। हम बात कर रहे हैं मैडम पिंकी की। आज हम इस पूरे केस को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक डार्क और बेहद सोची समझी कॉर्पोरेट रणनीति के जरिए एक पूरे आपराधिक साम्राज्य को चलाया भी गया और बचाया भी गया। अब जरा सोचिए, एक ड्रग क्वीन का सबसे खतरनाक हथियार क्या हो सकता है? जब भी किसी बड़े ड्रग कार्टेल या अंडरवर्ल्ड की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? खूंखार गुंडे, बंदूकें और मारधाड़, राइट? लेकिन क्या हो अगर बचाव की सबसे बड़ी ढाल इनमें से कुछ भी ना हो? ये सवाल इस पूरे मामले को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। और यहीं से ये केस पूरी तरह पलट जाता है। एक तरफ बंदूकों और हिंसा की दुनिया है और दूसरी तरफ महज एक शादी की अंगूठी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैडम पिंकी का सबसे बड़ा हथियार कोई हथियारों का जखीरा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कथित शादी थी। मतलब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इस पूरे ऑपरेशन को एक अभेद्य सुरक्षा दे दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सबकी नजरों के सामने छिपना। अनमोल, जिसे दुनिया मैडम पिंकी के नाम से जानती है, कोई सड़क छाप अपराधी नहीं थी जो अचानक से पैदा हो गई। उसने ये काम दुनिया की नज़रों के ठीक सामने बिना किसी डर के किया। असल में ये साम्राज्य उसे अपने पिता और भाई से विरासत में मिला था। मतलब ये पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस था और इसे किसी आम गैंग की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह चलाया गया। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक बहुत ही नपा तुला ब्रांडेड व्यापार था। अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन को देखें तो ये कहानी करीब 13 साल लंबी है। कराची के सबसे पॉश इलाकों में गोल्ड नाम का एक एलीट ब्रांड धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। एकदम हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे उनके। लेकिन जब वहाँ पुलिस और कानून का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेस ही बदल लिया। सीधा कराची से लाहौर, एक नया शहर, एक नया ऑपरेशनल हब। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, द इनसाइड मैन स्ट्रैटेजी, यानी अंदरूनी आदमी की रणनीति। अब लाहौर पहुंचकर जो कदम उठाया गया वो सच में हैरान करने वाला है। आमतौर पर जब कोई अपराधी पुलिस से बच रहा होता है तो वो क्या करता है? अंडरग्राउंड हो जाता है, अंधेरे का सहारा लेता है। लेकिन मैडम पिंकी की रणनीति एकदम अलग थी। उन्होंने सीधे एक पुलिस अधिकारी से ही कथित तौर पर शादी कर ली। कानून से बचने के लिए कानून के ही एक रखवाले को अपने घर ले आना, ताकि जांच एजेंसियों से हमेशा एक कदम आगे रहा जा सके। है ना कमाल का दिमाग? इस शादी का फायदा सिर्फ बाहर की सुरक्षा तक सीमित नहीं था, इससे उन्हें अंदर की खुफिया जानकारी भी मिलने लगी। इसी अल्टीमेट ढाल का फायदा उठाकर लाहौर में नई गुप्त प्रयोगशालाएं यानी सीक्रेट लैब्स स्थापित कर दी गईं। ये इनसाइड मैन वाला जुगाड़ इतना सॉलिड था कि सालों तक सब कुछ बिना किसी रुकावट के आराम से चलता रहा। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 3, हिरासत में वीआईपी ट्रीटमेंट। वक्त के साथ जब गिरफ्तारी का समय आया तो एक नंबर बहुत चर्चा में रहा और वो नंबर था 12। गिरफ्तारी के ठीक बाद सिर्फ 12 सेकंड का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और इस छोटे से वीडियो ने पूरी पब्लिक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा था कि पुलिस प्रशासन इस मास्टरमाइंड के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। इस वीडियो में जो दिखा वो किसी को भी चौंका दे। चेहरे पर डिजाइनर धूप का चश्मा, स्टाइलिश मास्क, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल और हाथों में कोई हथकड़ी नहीं। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले खुद उनके लिए रास्ता साफ करते नजर आए, जैसे कोई वीआईपी आ रहा हो। जहां एक तरफ आम कार्यकर्ताओं या पत्रकारों को अपमानित करने के लिए हथकड़ी पहनाकर घुमाया जाता है, वहीं यहां पूरी तरह से एक लग्जरी सॉफ्ट ट्रीटमेंट चल रहा था। अब आते हैं भाग 4 पर, सुविधाजनक तकनीकी खामियां। अब जरा सोचिए कि इस पूरे मामले में कैसे कवर अप किया गया। जांचकर्ताओं को संपर्कों का पता लगाने के लिए गार्डन पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत थी। उन्होंने फुटेज मांगी और फिर अचानक से बिल्कुल उसी वक्त एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ बिजली गुल हो जाती है, पावर कट। और जब सिस्टम वापस ऑन होता है तो सारे सुरक्षा कैमरे पूरी तरह से ब्लैंक मिलते हैं। अब ये कोई आम तकनीकी खराबी तो नहीं हो सकती ना? साफ है कि ये सबूत मिटाने का एक ऐसा तरीका है जो बिना ऊपर वालों की मिलीभगत के बिल्कुल संभव नहीं है। और यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 की तरफ, कटघरे में सिस्टम। इस पूरी कहानी में एक डार्क ह्यूमर भी है। एक लीक हुए ऑडियो टेप में मैडम पिंकी खुलेआम पुलिस का मजाक उड़ाती हुई सुनाई देती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस के दिमाग तो उनके घुटनों में है।
उनका तो यहाँ तक दावा था कि पुलिस वाले 10 जन्म भी ले ले तो भी उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, और जब तक उन्हें कुछ समझ आएगा तब तक वो रिटायर हो चुके होंगे। ये कोई आम आत्मविश्वास नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर एक खौफनाक तमाचा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद भी बेखौफ होकर ये दावा किया गया कि उन्हें उच्च स्तरीय राजनीतिक समर्थन हासिल है। कुछ खास शक्तियों का जिक्र किया गया जिन्होंने अलग अलग शहरों के बीच इन सुरक्षित तबादलों को इतना आसान बनाया। तो अब सवाल ये उठता है कि एक पुलिस अधिकारी से वो शादी, क्या वाकई कोई रोमांस था, या फिर सिर्फ अपने गोल्ड ब्रांड को बचाने के लिए चला गया एक बेहद ठंडा और कैलकुलेटेड बिजनेस मूव? तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। अब ये मामला सिर्फ एक इंसान के अपराध का नहीं रह गया है। क्या सच में सिर्फ एक महिला ने अकेले पूरे पुलिस विभाग को अपनी उंगलियों पर नचाया, या फिर क्या हमारा ये पूरा सिस्टम ही पहले से सही कीमत के लिए बिकने को तैयार बैठा था? ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये उस संस्थागत भ्रष्टाचार की एक बहुत गहरी तस्वीर है जिसे देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।